चलिए यही आपका संविधान भी आप खींच ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। सीपीसी आपका यही कांटेक्ट थोड़ा और खींचा जाए ताकि थोड़ा स्पीड बढ़े। देखिए आपका संविधान नियम में एक दो लोगों को थोड़ा दिक्कत है, फिर हम एक बार 2 4 5 मिनट कंसेप्ट बना देते हैं और तब आपका प्रपोजल पढ़ा गया था उसको 2 4 मिनट दोहरा के अब एक्सेप्टेंस पर चलना है। और जैसे ही आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, बैठिए भाई, आपका हैसियत बदलेगी पक्षकारों की। और आपका ये भी पूछा जाता है कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या परिणाम होगा। तो परिणाम जब पढ़िएगा तो एंसन महोदय का कोटेशन याद रखिएगा। BHULLM में एंसन महोदय का कोटेशन भी आया था कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका प्रभाव वैसे ही होता है जैसे बारूद भरी ट्रेन में एक माचिस की क्या लगा दी जाए, तीली। तो जैसे ही बारूद आए, अब ये ना कि जैसे ही बारूद आए और गोला बारूद आए तो यूक्रेन ना मार कर आइएगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंसन मार कर आइएगा। कौन सा विद्वान है एंसन तो बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन पहले आपका स्वीकृति हो जाए। देखिए आपका फिर एक उदाहरण भाई। देखिए आपका हमने ये बताया था कि ए बी को प्रपोजल करता है, यानी कि प्रस्थापना करता है कि हे बी, मैं अपना ये मकान तुम्हें 10 लाख रुपया में बेचना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मने स्वीकार हैं तो अपनी अनुमति हमें संज्ञापित करो, हमें बता दो। यानी कि हमें कम्युनिकेट कर दो कि क्या तुम इस प्रपोजल को या इस ऑफर को, इस इजब को या इस प्रस्ताव को कबूल या स्वीकार करते हो कि नहीं। इसके बाद हमने सेक्शन 3 बताया था। 3 में ये बताया था कि ए अगर प्रपोजल करता है तो क्या मेथड होगा। तो ए मौन न रहे बल्कि कोई एक्ट करे या ओमिशन करे। बी अगर ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो केवल अपने मन में न रखे, या तो कोई एक्ट करे या ओमिशन करे। ए अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है, यानी कि आपका अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है। वापस मतलब कि प्रतिसंहरित करना चाहता है। तो ए कोई एक्ट करे या ओमिशन। और बी अपने स्वीकृति को वापस लेना चाहता है तो बी भी कोई एक्ट या ओमिशन, यानी कि कोई कार्य करे या लोप करे। ये सेक्शन 3 में बताया गया था, मूड या मेथड या ढंग। धारा 4 कहती हैं कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कब संसूचना पूर्ण हो जाएगी। तो प्रपोजल की संसूचना कब पूर्ण हो जाएगी, जब वह बी के क्या आ जाए, नॉलेज में। प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होगी, तो आपका ये बताया गया था कि बी के विरुद्ध कब पूर्ण होगी, ए के विरुद्ध कब पूर्ण होगी। यानी कि जो व्यक्ति स्वीकृति करता है उसके विरुद्ध तब पूर्ण होगी जबकि वह किसके नॉलेज में आ जाए, आपका ए के। और बी बी के विरुद्ध कब पूर्ण होगी, जब वह ए के क्या आ जाए, नॉलेज में। और ए के विरुद्ध कब पूर्ण होगी, तो जैसे ही बी ने पारेषण के अनुक्रम में, यानी कि ट्रांजैक्शन के कोर्स में ऐसा कुछ कर दिया कि अब बी की शक्ति से क्या हो गया, वह बाहर। तब आपका ये माना जाएगा कि प्रतिग्रहण की संसूचना किसके विरुद्ध पूर्ण हो गई, ए के विरुद्ध। और बी के विरुद्ध कब होगी, जब वह ए के क्या आ जाए, ज्ञान में। धारा 4 5 बताती हैं कि ए अपना प्रपोजल कब तक वापस ले सकता है और बी अपना एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है।
तो बी अपना एक्सेप्टेंस तब तक वापस ले सकता है जब तक कि प्रतिग्रहण की संसूचना बी के विरुद्ध पूर्ण न हो जाए, और ए तब तक अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है जब तक कि ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कंप्लीट न हो जाए। तो आप लोग बताए धारा 4 में ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है? जब भी क्या करता है, डाक में लेटर प्रतिग्रहण का डाल देता, यानी कि ए अपने प्रपोजल को वापस ले सकता है, लेकिन कब तक ले ले? जब तक कि बी ने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में न डाला हो। और बी कब तक ले सकता है? जब तक कि वह प्रतिग्रहण का पत्र किसके पास न पहुंचे? ए के। अब इसमें उदाहरण देखा जाता है, देखिए ध्यान से भाई। ए बी को प्रपोजल करता है 1 जनवरी को। अब डेट 1 जनवरी को बी के पास यह प्रपोजल पहुंचता है 5 जनवरी को। तो धारा 4 पहले अप्लाई करिए कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब पूर्ण हो गया? 1 जनवरी की आपका 5 जनवरी को, 5 को। क्यों? क्योंकि 5 जनवरी को यह प्रपोजल किसके नॉलेज में आ गया? बी के। ये क्लियर। बी 10 जनवरी को अपनी स्वीकृति ए को भेजता है। तो 10 जनवरी से पहले अगर ए चाहता तो अपना प्रपोजल क्या कर सकता था? वापस। क्योंकि जैसे ही बी ने स्वीकृति भेजने के अनुक्रम में, यानी कि ट्रांजैक्शन के कोर्स में ऐसा कुछ किया कि बी की शक्ति से अब क्या हो गया? बाहर। तो वैसे ही कौन बाध्य हो जाएगा? ए। और ए अब अपना प्रपोजल वापस नहीं ले सकता। लेकिन बी के पास अपना एक्सेप्टेंस वापस लेने का भी मौका है। तो बी कब बाध्य होता है? बी के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होगी? जब वह ए के क्या आ जाए? नॉलेज में। यानी कि बी ने जो 10 जनवरी को लेटर छोड़ा है, फिर 11 जनवरी को बी वापसी का लेटर छोड़ता है। अब समस्या ये है कि ए के पास जो लेटर पहले पहुंच जाएगा वही चीज मानी जाएगी। अगर ए के पास 11 वाला लेटर पहुंच गया, यानी कि बी ने अपने प्रतिग्रहण को क्या कर लिया? रिवोक कर लिया। और ए के पास अगर कौन सा लेटर पहुंच जाए? 10 जनवरी वाला, यानी कि बी ने एक्सेप्ट किया है प्रपोजल को और संविदा का क्या हो गया? निर्माण। अगला क्वेश्चन ये बताया गया कि अगर 10 और 11 जनवरी के लेटर ए के पास एक साथ पहुंचते हैं तो क्या माना जाएगा? तो जो इंग्लिश विध में केस है तो रिवोक माना जाएगा, यानी कि बी ने अपने स्वीकृति को क्या कर लिया है? रिवोक, यानी कि वापस। यानी कि 10 को स्वीकृति का लेटर जो बी ने भेजा और स्वीकृति को वापस लेने का लेटर 11 को भेजा, ये दोनों लेटर ए को 20 तारीख को प्राप्त होते हैं एक साथ। भाई आगे पीछे नहीं, एक साथ। तो क्या माना जाएगा? प्रतिग्रहण की प्रतिसंहरण, प्रतिसंहरण। अब आइए इसके बाद समय देखा जाए लास्ट में, तब आगे बढ़ा जाए। भाई ए ने बी को लेटर भेजा कि मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं, और बी ने लेटर भेजा था कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर रहा हूं। तो अब समस्या आई कि मान लीजिए कि ये दोनों 10 तारीख मान के चलिए कि 10 तारीख को दिन में 2 बजे बी ने ये लेटर डाक में डाल दिया कि हे ए, हम तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ए ने अपने प्रस्ताव को वापस लेने का जो लेटर भेजा था वह 10 को ही पहुंचा, लेकिन बी के पास कितने बजे पहुंचा? 3 बजे। तो क्या प्रस्ताव को रिवोक करने का जो लेटर है वह स्वीकृति के लेटर भेजने के पहले पहुंचा कि बाद में? बाद में।
तो क्या माना जाएगा? प्रतिग्रहण माना जाएगा कि प्रस्ताव की वापसी मानी जाएगी? तो प्रस्ताव की वापसी नहीं होगी, क्योंकि प्रस्ताव की वापसी का लेटर क्या पहुंचा है बाद में, और उसके पहले क्या कर लिया है बी ने, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट। ये याद रखना। अब दूसरा नियम बनाइए। मान लीजिए 4 बजे शाम को बी के पास ए का लेटर पहुंच गया कि हे बी, हम अपने प्रस्ताव को क्या ले रहे हैं, वापस। और बी ने उसी दिन शाम को 5 बजे आपका ए के प्रस्ताव को स्वीकार करके लेटर भेजा। तो इस उदाहरण में आपका क्या माना जाएगा? प्रस्ताव रिवोक हो गया कि नहीं हुआ? तो क्या प्रस्ताव की रिवोक की संसूचना बी के पास प्रतिग्रहण के पहले पहुंच गई थी कि नहीं? पहुंच गई थी, यानी कि पहुंच गई थी। और कितने बजे पहुंची थी? और उसके बाद बी ने क्या किया है, उसको स्वीकार। तो ये माना जाएगा कि ए का प्रस्ताव क्या हो गया, रद्द, यानी कि रिवोक हो गया, वापस हो गया। यही आपका समय का ध्यान 3 समय बताया गया। संविदा कहाँ फलित हुई, कहाँ क्रिएट हुई, ये भी पूछा जाता है। तो परंपरागत तरीका रहेगा, तो जहाँ से एक्सेप्टेंस का लेटर क्या किया गया है, डाला गया है, भेजा गया है। और आधुनिक तरीका में रहेगा, तो जहाँ एक्सेप्टेंस पाया गया है, यानी कि ए ने जहाँ एक्सेप्टेंस क्या किया है, प्राप्त किया है। ये भी मैं उदाहरण से बताया था। अब आगे चला जाए, आपका प्रपोजल हो ही गया, तो अब स्वीकार करवा जाए। देखिए आपका भाई कबूल करवा जाए, यानी कि प्रतिग्रहण, यानी कि एक्सेप्टेंस। अब 2B से उठाना है। पहले 2B में आइए। जहाँ तक आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 2B की बात है, 2B में दो शब्दों को डिफाइन किया गया है, और ये भी कई बार पूछा गया है। एक तो डिफाइन किया गया है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति, या शुद्ध हिंदी में कहिए प्रतिग्रहण, यानी कि कबूल करना। और दूसरा जो डिफाइन किया गया है प्रामिज, यानी कि वचन। तो क्वेश्चन आपका बनता है, कई बार बिहार से लेकर, और बंद कर दीजिए, गर्म गर्म हवा चल रही है, कूलर तो चलिए। अब थोड़ी देर पढ़िए किसी तरह। भैया कूलर और लगाना है, पीछे लगाना है कूलर। भैया कूलर आपका वहाँ लगता है दरवाजे के बगल में, और जल्दी 1-2 दिन में लगा दिया जाएगा, क्योंकि सही में गर्मी तो है ही, शाम वाले तो और परेशान हो जा रहे हैं। तो आपका पानी भी आज नहीं आया, शाम को आएगा, उसकी गाड़ी ही खराब हो गई। पानी मंगाया गया तो पता लगाओ। भाई देखिए, व्यवस्था करनी पड़ती है, अब कभी काल व्यवस्था चरमरा भी जाती है, देख ही रहे हैं। तो भाई आपका पढ़ाई न रुके, भले व्यवस्था क्या हो जाए। क्योंकि जो लोग पिछली बार एपीओ दे रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि सर अगर आप संगम पर चलकर रेती पर खड़ा होकर बोलिए, तब भी सैकड़ों लोग वहाँ क्या रहेंगे, खड़ा होकर पढ़ेंगे। और लोग तैयार थे कि गर्मी भले लगे, हम लोग वहाँ क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। आपकी आवाज़ ही पर्याप्त है, ये पोथी पतरा एग्जाम में काम नहीं आता। जो आप लेक्चर दे देते हैं, वहीं भूत जैसे दिमाग में क्या रहता है। ये तमाम लोगों से सुनिएगा, आपका ये पोथी पत्रा पढ़ते नहीं है, बस उनको ये है कि ऑडियो, बस आवाज़ ही पर्याप्त है, कि उनके कान में सर की आवाज़ जाती रहे, और ध्यान मग्न होकर वही आवाज़ क्या करती है, एग्जाम में काम करती है। आप जाकर एक बार आप भी अनुभव कीजिएगा एग्जाम हॉल में, कि सर ने जो बताया था एकदम हू बहू नए नए मॉडल बन रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि सर का सेटिंग है आयोग में, लग रहा है पेपर ही आउट करा दे रहे हैं। सेटिंग नहीं भाई, एक अनुमान लगाया जाता है कि इस बार ये बना है तो ये क्या हो सकता है, और वो अनुमान पिछले मैंने एग्जामों में सटीक बैठ रहा है। अब तक आपका अनुमान बाहर नहीं गया। फिर एपीओ में भी 2 माह बचेगा, तो अनुमान और ज़्यादा लगाया जाएगा
क्योंकि भाई आप देख ही रहे हैं दिल्ली से दौलताबाद के लड़के पढ़ रहे हैं और सबको आपको टक्कर देना है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक एक छोटी छोटी बातें जहाँ से गलती हो सकती हैं वो गलतियाँ न हो। तो आगे देखा जाए फिर आपका 2B में दो शब्द परिभाषित किए गए हैं, एक्सेप्टेंस और आपका प्रामिज। अब एक्सेप्टेंस देखिए, जहाँ तक एक्सेप्टेंस की परिभाषा की बात है, जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है अगर वह व्यक्ति उस प्रपोजल के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है, अपनी आपका सहमति दे देता है, अपनी रजामंदी दे देता है, तो ये कहा जाता है कि प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वही प्रपोजल आपका वचन बन जाता है, वादा बन जाता है, प्रतिज्ञा बन जाती है, यानी कि इंग्लिश में प्रामिज बन जाता है। यानी कि आपका प्रामिज क्या है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, 3-4 एंगलों से देगा। पहला एंगल देखिएगा, स्वीकृत प्रस्थापना ही वचन है, ये जरूर याद रखेगा। जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, अब वह प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्रामिज में। तो इस आधार पर हाँ, जैसे ही अब कॉन्सेप्ट एक और बनाइए, 2C भी खत्म किया जाए तब आपका प्रतिग्रहण डिटेल में चला जाए। जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ऐसी दशा में आपका पक्षकारों का जो स्टेटस होता है, पक्षकारों की हैसियत होती है, उसमें चेंजिंग आ जाती है। जैसे कि एक उदाहरण से देखिए, आपका मान लीजिए कि आप अभी स्टूडेंट हैं, जैसे ही आप APO या जे बन जाएंगे तो आपकी भी हैसियत में क्या आ जाएगी, चेंजिंग। और जो देखनुहार होंगे, देखनुहार समझ रहे हैं कि नहीं भाई, आप समझ रहे हैं, देखनुहार उसको क्या कहते हैं भाई दूसरी भाषा में, देखुआ, हाँ बर देखुआ। बर देखुआ भी नहीं भाई, जो शहर में रहा है उतना नहीं जानता है ना। उसमें कोई भाई जो, यानी कि जो बर चयन के लिए जाते हैं, जो लोग माने लड़की वाले बर चयन के लिए जाते हैं तो उसको उसी को देखुहार कहते हैं। यानी कि वर चयन समारोह भी होता है तो 10 वरों को खड़ा कर दिया गया और जैसे कि जयमाल लेकर किसके गले में जयमाल पड़ जाए तो वर चयन समारोह भी होता है। तो आपका उसी को देखनुहार कहते हैं, ठीक। हाँ, आपका आगे देखिए, अब 2C में हैसियत चेंज हो जाती है, यानी कि जब प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट किया गया, दोनों आपका जो प्रपोजल किया है यानी कि हिंदी में प्रस्थापना किया है और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है यानी कि प्रतिगृहित किया है, प्रतिगृहित मतलब स्वीकार किया है, अब दोनों लोगों का नाम चेंज हो जाएगा। जो प्रपोजल किया है उसे प्रामिजर यानी कि वचनदाता कहेंगे और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है उसे वचन ग्रहिता या प्रामिजी। तो प्रामिजर कौन है, जो प्रपोजल किया, और प्रामिजी कौन है, जिसने प्रपोजल को क्या किया। तो ये हैसियत कब बदलती है, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि न किया जाए। तो जब प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे तो इसके लिए कुछ आपका एसेंशियल एलिमेंट हैं, यानी कि स्वीकृति के आवश्यक तत्व। देखिए, एक तो जब भी स्वीकृति करिए तो आप पूर्ण रूप से स्वीकृति करिए और शर्त रहित करिए, शर्त रहित करिए। दूसरा, स्वीकृति जब भी करिए तो स्वीकृति की आप संसूचना दीजिए
यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या करिए, आप बता दीजिए कि हम स्वीकृति क्या किए हैं। इसके बाद आपका जब भी आप एक्सेप्टेंस करिए, केस भी एक तो भूल रहा ना, निकाल लीजिए भाई काफी। इसके बाद आपका आता है, आप प्रतिग्रहण करेंगे तो मेथड क्या होगा, ढंग क्या होगा। और जब भी आप एक्सेप्ट करिए प्रपोजल को, तो प्रपोजल की समाप्ति के क्या करिए, पूर्व। ये नहीं कि प्रपोजल समाप्त हो गया तो उसके बाद नहीं करना है। अब इन्हीं बातों को एक एक करके आपको चलना है। देखिए आपका पहला नियम हम बता रहे हैं, आपका माने स्वीकृति या एक्सेप्टेंस या प्रतिग्रहण क्या है। तो प्रतिग्रहण आपका प्रस्ताव के प्रति अपनी अनुमति प्रदान करना है। यानी कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है, जब वह व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, यानी कि उस प्रपोजल को स्वीकार कर ले, यानी कि उस प्रपोजल के बारे में अपनी अनुमति संज्ञापित कर दे, तो हम कहेंगे कि वह प्रपोजल को क्या कर लिया है, स्वीकार। जहाँ तक प्रपोजल की बात है, आपका किस प्रपोजल को स्वीकार किया जा सकता है, तो संविदा होगी। तो ऐसा प्रपोजल जो सही हो, वैध हो, निश्चित हो और जिसे संसूचित किया गया हो। अर्थात इसका मतलब कि अगर 4 पॉइंट यहाँ याद रखना है, अगर प्रपोजल वैलिड नहीं था, अवैध था और उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे संविदा नहीं बनेगी, बल्कि वह करार ही वाइड होगा। जैसे ए ने बी से प्रपोजल किया कि हे बी, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा अगर तुम सी का मकान जला दो। तो इस प्रपोजल का जो उद्देश्य था वह अनलॉफुल है। तो अगर भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो बताइए ये करार क्या होगा, वाइड, संविदा तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 के अनुसार इसका पर्पज या उद्देश्य क्या है, वैध है कि अवैध, अवैध। दूसरा देखिए, जिस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है वह संसूचित होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया था, सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि स्वीकृति के पूर्व, एक्सेप्टेंस के पूर्व या कबूल के पूर्व उसे उस प्रस्ताव की या प्रपोजल का नॉलेज होना चाहिए। अगर बिना प्रपोजल के नॉलेज के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है, तो क्या वह संविदा का निर्माण होगा कि नहीं, नहीं होगा। केस याद रखिएगा, बताया गया था कौन सा केस है कि पहले प्रपोजल का ज्ञान हो तब आप एक्सेप्ट करिए। तो लाल मन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। भाई केस याद करके जाइएगा, कौन सा केस बताया गया। अगला देखिए, आपका अगर प्रपोजल अनिश्चित है, तो अगर प्रपोजल अनसर्टेन था, अनिश्चित था, तो ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से भी कॉन्ट्रैक्ट में माने कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होता। क्योंकि संविदा अधिनियम की धारा आपका 29 के अनुसार जिन करारों का, जो करार अनसर्टेन है यानी कि निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है, तो वे करार क्या होंगे, सुन। अब आइए एक दो तीन उदाहरण यहाँ देखिए। ए बी से प्रपोजल करता है कि हे बी, मैं अपना घोड़ा 1000 या 500 में बेचूंगा। बी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है,
तो क्या वैध संविदा का निर्माण हुआ? नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट ही वाइड होगा। और किस धारा में होगा? कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 29 में, क्योंकि ये अनिश्चित हैं। 1000 देना है घोड़े का दाम कि 500, ये क्लियर नहीं है। अब देखिए इसमें दूसरा उदाहरण झारखंड और इत्यादि राज्यों का एक और उदाहरण। ए केवल सरसों का तेल बेचता है और बी से प्रस्ताव करता है कि मैं तुम्हें 500 लीटर तेल बेचूंगा, और बी उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या यहाँ कोई अनिश्चितता है? नहीं, क्योंकि ए केवल किसका तेल बेचता है? सरसों का। अगर यही है सरसों का तेल बेचता, पेट्रोल बेचता, मिट्टी का तेल बेचता, डीजल बेचता, और प्रपोजल ये रहता कि 500 लीटर तेल दूंगा, तो कौन सा तेल देगा ये क्लियर नहीं है, तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाता। तो सेक्शन 29 के तहत क्या होता? शून्य होता करार। क्यों? क्योंकि इस करार का अर्थ निश्चित किए जाने योग्य नहीं। तो घोड़ा वाला उदाहरण ज्यादा पूछा जाता है। सतर्क रहे, 500 की 1000। अगला देखिए, क्या जो व्यक्ति प्रपोजल किया है, क्या वह दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर सकता है कि अगर आपने, कह सकते हैं, कोई उत्तर नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी कि मान लीजिए ए ने बी को लेटर भेजा और कहा कि अगर आपने कोई उत्तर इस लेटर का नहीं दिया तो मैं मान लूँगा कि आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो इसमें फेल्ट हाउस बनाम विंडले का केस आया, और आपका इंग्लैंड के न्यायालयों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति प्रपोजल कर रहा है, वह जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया जा रहा है उसको बाउंड या बाध्य नहीं कर सकता कि आप हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करिए। क्योंकि प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए या डिनाई किया जाए, ये किसके ऊपर होगा? जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है। यानी कि इस उदाहरण में कौन है? बी। तो क्या बी को बाध्य किया जा सकता है कि आप हमारे प्रपोजल को स्वीकार ही करिए? नहीं, ये संभव नहीं है। कौन सा केस आया? फेल्ट हाउस बनाम विंडले। अगला, जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो सेक्शन 3 भी याद रखना है। या तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए एक्ट किया जाए या ओमिशन किया जाए। तब आइए, और एक्ट और ओमिशन में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए तो एक्सेप्ट करने वाला, यानी कि इस उदाहरण में कौन? बी। या तो कोई एक्ट करे या ओमिशन करे। अगर बी अपने मन में केवल रखा है कि हम ए के प्रपोजल को स्वीकार कर लिए हैं और कोई बाह्य आचरण नहीं दर्शाया है, यानी कि न तो ए से कहा और न ही ए के लेटर का जवाब दिया, और मन में ही ठान लिया कि हम ए के प्रपोजल को क्या कर लिए हैं? एक्सेप्ट। तो बताइए, क्या ये वैध स्वीकृति मानी जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3 भी याद रखना है कि आप जब भी एक्सेप्ट करिए तो या तो कोई एक्ट करिए या कोई ओमिशन करिए, यानी कि कुछ बाह्य आचरण भी आप दर्शाइए, केवल मन में न रखिए। इसका मतलब ये हुआ। अगला ये देखा जाए इसमें, जब भी ए के प्रपोजल को स्वीकार करे तो ऐसी दशा में आपका ऐसे प्रपोजल को आपका एब्सोल्यूट रूप से एक्सेप्ट करे और बिना कंडीशन के करे। यानी कि अब आ जाइए, जब भी ए के प्रपोजल को स्वीकार करे, यानी कि प्रतिगृहिता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रस्ताव को कैसे स्वीकार करे? एब्सोल्यूट रूप से और अवशेषित
अवशेषित मतलब कि अपनी ओर से कोई भी कंडीशन या कोई भी शर्त लगाए कि न लगाए, न लगाए। तो ये सेक्शन पकड़ लेना है। कौन सा सेक्शन ये बताता है कि आपका 7। फिर एक बार याद रखें, धारा 7 ये बता देती है, पहला ही लाइन, कि जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, पूर्ण रूप से किया जाएगा और बिना शर्त के किया जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट करने वाला अपनी ओर से कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। अब एक उदाहरण देखिए, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना मकान बेचूंगा, 10 लाख रुपया में बेचूंगा। अगर ए मकान खरीदने और 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो गया, तो हम कहेंगे कि बी ने, मैंने बी तैयार हो गया, तो बी ने उस प्रपोजल को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है और बिना शर्त के, बिना कंडीशन के। अब शर्त लगाइए इसी में। बी कहता है कि मैं मकान तो खरीदूंगा, लेकिन कितने लाख में? 9 लाख। तो आप लोग खुद बताइए, आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट तो किया गया है, लेकिन बी अपनी ओर से क्या लगा दिया? कंडीशन, कि 10 लाख में नहीं बल्कि कितना? 9 लाख। तो बी ने जो एक्सेप्टेंस किया है और शर्त लगाकर किया है, तो क्या ये स्वीकृति वैध मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। भाई बताया गया था प्रपोजल में ही, वैध मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। अब जैसे इस बी ने जो एक्सेप्टेंस किया है शर्त लगाकर, जैसे ही भी शर्त लगाकर प्रपोजल को स्वीकार करता है, वैसे ही जो ए का मूल प्रपोजल था, उसी क्षण वह क्या हो गया? द एंड हो गया, समाप्त हो गया। ये याद रखना। अब बी ने जो शर्त लगाकर एक्सेप्टेंस किया है, उसे प्रतिग्रहण न मानकर एक नया प्रस्ताव माना जाएगा और इसको कहते हैं काउंटर ऑफर या प्रति प्रस्ताव या प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि बी प्रपोजल करने वाला बन गया, और कौन स्वीकार करे या न करे? आपका ए। अब ए चाहे तो बी का प्रपोजल स्वीकार करे या स्वीकार करने से क्या कर दे? इनकार। तो मान लीजिए पुनः ए इनकार कर गया और बी पुनः बाद में 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए क्या हो गया? तो क्या संविदा का निर्माण होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही बी ने काउंटर ऑफर किया, ए का जो मूल प्रस्ताव था वो क्या हो गया था? समाप्त। केस याद रखिए, हाइड बनाम रेंच का केस आता है। प्रति प्रस्ताव पर लीडिंग केस है कौन सा? हाइड वर्सेज रेंच का। भाई याद करके जाइएगा। अगला देखिए, आगे बढ़ाया जाए भाई। अब आइए संसूचना देखी जाए। अब आइए इसी उदाहरण को बनाए रखा जाए, यही 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। जब भी ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कानून 2B ये कहता है कि बी अपनी अनुमति संज्ञापित करे, अपनी इच्छा बता दे, अपनी जो स्वीकृति है उसे कम्युनिकेट करे। यानी कि बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, ये बी को बताना पड़ेगा। अगर बी केवल मौन रह जाता है, तो इसे वैध एक्सेप्टेंस नहीं माना जाए। तो बी बताए भाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, यह आवश्यक है कि वह एक्सेप्टेंस की सूचना, यानी कि स्वीकृति की सूचना, प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्थापक को दे। यानी कि बी ये बताए ए को कि हमने आपके प्रस्ताव को क्या कर लिया है? स्वीकार। या तो ए को बताए, या ए ने अगर किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया है तो उसको बताए। अब यह कि जो प्रतिग्रहण की संसूचना है,
सामान्यतः देनी आवश्यक है। फिर मैं बता दूं, बी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी सूचना देना आवश्यक है, लेकिन लेकिन भी लगाना है। लेकिन एक ऐसा प्रपोजल है जहां के प्रतिग्रहण की संसूचना देना आवश्यक नहीं होता, और वह बताया गया था। कौन सा प्रपोजल है? प्रपोजल के प्रकार में हमने बताया था आपका। अब आइए देखा जाए पहले उदाहरण। एक दवा कंपनी है, दवा निकालती है और कहती है कि जो व्यक्ति मेरी दवा खाएगा, अगर उसको ये माने बुखार हो जाएगा तो मैं उसे 100 पॉइंट दूंगी। तो क्या जितने लोग दवा खा रहे हैं कंपनी को सूचना दें कि हम खाए हैं दवा? तो किस प्रपोजल में आपका प्रतिग्रहण की संसूचना से छूट होती है? सामान्य यानी कि जनरल ऑफर, लोक प्रस्थापना, या पब्लिक ऑफर, या साधारण प्रस्थापना। याद रखिएगा कौन सा केस है। दो केस तो याद रखिए, एक बच्चा भूलने वाला, खोजिए लालमन शुक्ला का, और दूसरा दवाई वाला, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल। भाई रटिए, ऐसे केस रटा जाता है और कोई उपाय नहीं उसका। 4 बार बताया जाएगा तो कम से कम एक बार तो दिमाग में घुसेगा। फिर एक बार देखिए आगे इसको बताया जाए। अब जब भी अब ये है कि एक्सेप्टेंस की जो संसूचना है, कम्युनिकेशन है, वह किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? तो प्रतिग्रहण की संसूचना या तो बी दे, यानी कि जिससे प्रपोजल किया गया है, या बी ने अगर किसी व्यक्ति को अथराइज किया है, प्राधिकृत किया है, वह व्यक्ति भी दे सकता है। अब समस्या ये आई कि ए को प्रतिग्रहण की सूचना संसूचना न तो बी ने दिया, न ही बी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने, बल्कि किसने दे दिया? थर्ड पर्सन ने। तो अगर थर्ड पर्सन ये संसूचना देता है प्रस्थापक को कि तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, तो बताइए क्या ये सही व्यक्ति के माध्यम से प्रतिग्रहण की संसूचना गई? नहीं। तो क्या ये प्रतिग्रहण माना जाएगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतिग्रहण की संसूचना किसके द्वारा जानी चाहिए? या तो जिससे प्रपोजल किया गया है, या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। इस पर केस जो पूछा जाता है, पावेल वर्सेज ली। याद रखिएगा ये भी पूछा गया केस। देखिए पावेल वर्सेज ली का केस देखिए लास्ट में, क्योंकि भाई देख रहा हूँ आपका गर्मी के कारण परेशान भी लोग हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि लास्ट किया जाए, 5 मिनट कम ही पढ़ाया जाए भाई, तबीयत खराब ना हो। क्योंकि हमें भी धूप लग जा रही है, इसीलिए तौलिया वलिया सब लेकर चल रहे हैं। भाई गमछा उमछा बांध कर चलिए, क्योंकि हमें भी आपका ठंडी भी लग जाती है, बहुत तेज धूप भी लगती है। यानी कि आपका लेकिन हिम्मत नहीं हारता, मैं भी लाख तबीयत खराब हो, जितना संभव है क्लास चलाया जाता है। तो देखिए आपका जैसे कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी, तो अकेले पूरा सब्जेक्ट सुबह से शाम तक पढ़ाना है, और चलता भी है, भले 10-15 मिनट कम चले लेकिन चलता है। और शाम का बैच अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत, सुबह भी अच्छा चल रहा है, शाम को भी एपीओ का अब जो वैकेंसी का जब से हुआ तब से और अच्छा है, एक छोटी छोटी बातें चलने लगी हैं। तो फिर एक बार लास्ट में देखिए फार्म ही भरवा दिया जाए माध्यमिक शिक्षा परिषद का ही। मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा परिषद का आपने फार्म भरा, तो जो फार्म निकला वो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण था, और आपने फार्म भरा तो आपने क्या किया? प्रस्ताव। भाई याद रखिए फार्म जो निकलते हैं वो प्रस्ताव नहीं, निमंत्रण है कि आप आइए और हमसे क्या करिए। तो ए ने फार्म भर दिया, प्रस्ताव किया, ए ने आपका परीक्षा दिया, पास हो गया। फिर आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद आपका आयोग क्या करता है? ए को आयोग ये बना लिया जाए भी,
आयोग ए को क्या करता है, सूचित करता है, और या तो आयोग सूचित करे या आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सूचित करे कि आपका चयन हो गया है। यही तो होता है ना। अब इस केस में हुआ क्या, ए हेडमास्टर के लिए इंटरव्यू दिया था, और आपका जो इंटरव्यू बोर्ड था, यानी कि इसका मतलब कि जो इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठे थे, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में बता दिया कि तुम्हारा चयन हो गया है। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो पता लगा कि लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो फिर जिसका चयन हुआ था चला गया कोर्ट में कि हमारे प्रस्ताव को आयोग ने स्वीकार कर लिया। आयोग ने कहा कि कब हमने स्वीकार किया, क्या हमने आपको कभी बताया या लिस्ट निकाली कि आप सेलेक्ट हम कर लिए हैं? तो कहा कि नहीं। तब कहाँ से पता लगा? तो आप ही के एक मेंबर ने बताया। तो न्यायालय ने कहा कि स्वीकृति मेंबर ने व्यक्तिगत हैसियत में दी थी, आयोग की हैसियत में नहीं। जब आपको आयोग बता दे कि आपका चयन हो गया, तब इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रपोजल को क्या किया गया, एक्सेप्ट। अब क्लर्क से जाकर लिस्ट दिखवा लीजिए, किसी मेंबर से पूछ लीजिए, तो वह वैध एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि नहीं। अब यही आयोग अगर बता देता, तब तो भाई मामला क्या रहता, दूसरा रहता। तो आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद में ये सब कांड बहुत ज़्यादा होता है, और अंदर से लोग क्या करते हैं, पता करा लेते हैं, लेकिन वो वैध प्रतिग्रहण माना नहीं जाएगा। कई लोग ऐसे मिले जो अंदर से पता कराए तो उनका लिस्ट में नाम था, और फिर जब फाइनल मिठाई उठाई भी बट गई, पार्टी भी हो गई, और फाइनल रिजल्ट आया तो क्या हुआ, लिस्ट से नाम गायब था। तो स्विच ऑफ करके 10 दिन क्या किए, बैठ गए। किसको किसको बताया जाए कि हमारा चयन फाइनल लिस्ट में नाम है, क्योंकि क्लर्क ने, भाई लिस्ट अभी फाइनल नहीं बनी थी। फाइनल लिस्ट में दो चार जुगाड़ वाले भी क्या करते हैं, इधर उधर तो कहाँ, यानी कि आपका जुगाड़ वाले तो हर एक जगह हैं दो चार तो इधर उधर होंगे ही। और माध्यमिक शिक्षा परिषद तो वैसे भी बदनाम है कि बिना पैसा के इंटरव्यू में क्या नहीं देंगे। और उच्चतर और भी आपका बेईमान है, वहाँ 15 से 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो रेट फिक्स है, 16 से 20 लाख रुपया। आपका कहीं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहीं भी जाइए, पैसा है तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे, और नहीं है तो क्या हुआ, रोड पर घूमते रहिए। यानी कि तमाम ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो पैसा दिए और यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 14-14 लाख, 15-15 लाख दिए थे। इसमें शक नहीं है, लेकिन यही है कि भाई राजकाज है, चलता रहता है। तो अगला क्लास आपका कल चलेगा, तो आपका इससे आगे बढ़ाया जाएगा पावेल बनाम ली से, जहाँ से छूटा है हल्का सा रिपीट करके आगे बढ़ाया जाएगा। कल प्रतिग्रहण बता दिया जाए और प्रतिग्रहण का प्रभाव, 2 क्वेश्चन कम से कम निकाला जाए।